हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अदर नेम से जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले इसके दो ऐसे टर्म हैं जो क्लियर कर लिया जाए। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर ये दो चीज़ क्लियर हो गया और इसके बाद आपको अगर फिगर बनाने केवल आ गया तो हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी प्रॉब्लम आ जाएंगे आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। आप एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए आप ये समझिए कि ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा किया, ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे आपने कोई एक टावर दिखा दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पोजीशन है किसकी, ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कि ये आपकी आई पोजीशन है, आंख है, तो इस आई पोजीशन को ई मान ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को ओ कह ले रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे कोई हमने ये पॉइंट दे लिया। तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सीधा सा मतलब है कि आप अगर ऐसे सीधा देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपनी आंख को क्या करना पड़ेगा, आई को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर उठाएंगे और इस लाइन में जैसे ही आपकी आई पहुंचेगी, यानी पहले इसको स्केल से ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही इस लाइन पे आएंगे तुरंत आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखने लगेगा। तो यानी यही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को पहले आप सीधा देखिए, उसके बाद जैसे जैसे आप आंख को ऐसे ऊपर करेंगे, जितना एंगल आपका ऊपर जाएगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के देख लीजिए। अब डिप्रेशन क्या होता है, सेम यही डायग्राम आपको रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ आपने कहा था ये टावर हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका टावर पोजीशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे टावर पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने आई यहाँ पे कर लिया, आई पोजीशन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि जैसे आपको इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो पहले सबसे पहला काम की बी स्ट्रेट। पहले आप क्या करेंगे, सीधा देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एरो दिखाया उस तरीके से डायरेक्शन में पहले सीधा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको इसको ऑब्जेक्ट को देखना है, तो समझने के लिए पहले आप इस स्केल से एक लाइन पहले इसको ड्रा कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी आई को क्या करेंगे, नीचे की तरफ ऐसे इसको डायरेक्शन दे दीजिए, ऐसे आएंगे, जैसे इस लाइन पे आएंगे ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो यही जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, यही एंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये बहुत क्लियर आपको दिख रहा है कि अभी अभी आपने क्या कहा कि ये आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी इसको ई से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को डी से डिनोट कर दे रहे हैं, और ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा भाई, ये आपका ग्राउंड है, ये आप पहले तो दोनों लाइन पैरेलल हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर की एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ये ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो उस वक्त डिप्रेशन भी अगर बोला जा रहा है तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन समझ के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका देखते हैं हम, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का जो कि ट्री वाला है। ठीक है, उस ट्री का है, उसमें नंबर हो सकता है बदल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ वो ट्री वाला एग्जांपल कैसे है। कह रहा है कि एक ट्री है और वो क्या हो रहा है, आंधी आ रहा है तो वो टूट के गिर जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो ट्री की हाइट आपसे पूछा है कि कितना होगा, तो आंधी के आने के बाद जब टूट रहा है तो वो उसका टूटा हुआ हिस्सा क्या हो रहा है, जमीन से टच कर रहा है, टच करके कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये देखिए आपने कहा कि ये हमारा हो गया ग्राउंड पे एक ट्री हुआ। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड पोजीशन हो गया, उस पर हमने ये दिखा दिया ट्री हो गया। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि ट्री क्या है कि इस पॉइंट से क्या हो गया, यहाँ से ये पॉइंट से वो टूट गया, और टूट के जब लटकेगा तो ये पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, ये जो टी पार्ट है उसका एक टॉप भी कर सकते हो, ये नीचे आ गया, नीचे आकर के टच करने लगेगा। ठीक है, नीचे आएगा तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे क्या दिया हुआ है कि इसका जो टच कर रहा है टॉप जो है वो फुट से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, या 30 मीटर, जो भी होगा आप उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि 20 मीटर, ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे
है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ट्री की हाइट, ठीक है, हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट क्या है, एक्चुअल में क्या है, ट्री की हाइट दैट इज टीजी है। इस टीजी को अब दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, क्या हो गया, टीए प्लस एजी, यानी आपको टीए भी निकालना पड़ेगा, एजी भी निकालना पड़ेगा, तभी आएगा। चलिए तो इस फिगर में देखते हैं कि इस एजी को हम क्या कह ले रहे हैं, तब तक फिलहाल एच मान लेते हैं, ठीक है। ये लेट कर लिया कि लेट एजी इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो हमें ये क्या पता है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये साइड क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ये जो बचेगा ये क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एक अननोन है एक नोन है, तो ये हमें एक अननोन को निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब थीटा के यहाँ पे कितना लिख देंगे, tan 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया h, बेस कितना हो गया 20। अब इस tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 दैट इज h बाई 20। दिस मीन्स h इज इक्वल टू, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20/√3। तो ये आ गया h का मतलब क्या आ गया, एजी निकल गया, देयरफॉर एजी की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए एजी आप यहाँ समझ लेंगे, ये एजी निकल गया। अब एजी निकालने से तो हाइट आया नहीं, अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, अभी हाइट निकालने के लिए ट्री की आपको एटी भी निकालना पड़ेगा। तो अब आप क्या लगा दीजिए, एक बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो फिर से एक बार फार्मूला इसमें लगाते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर से यहाँ लिखा cos 30 डिग्री, बेस कितना है 20, हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस को एच ही मान कर ही कर लो, ठीक है। कई जगह से पोजीशन से बेहतर एच वहाँ दिखाया हो, एच मान लीजिए। अब एच की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 30 का मतलब होता है √3/2, ये हो गया 20/h। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 40/√3। h का मतलब हो गया, निकल गया ये, दैट इज 80 निकल गया। तो ये हमने क्या निकाल दिया, 80 आ गया। अब हाइट पूछा है कि हाइट कितना होगा, तो फाइनली अब बता देंगे कि हाइट जो हो गया, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एजी प्लस 80 प्लस, यहाँ से 80 प्लस एजी, 80 प्लस एजी, 80 की वैल्यू कितना निकला है, 80 की वैल्यू निकल गया है 40/√3, और एजी की वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है जिसको हम लोग एच कह दिए हैं, तो वो हो गया कितना 20/√3, कितना हो गया 60/√3। रेशनलाइज कर देंगे √3/√3, ठीक है। तो रेशनलाइज करने पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 60√3/3, 3 से काट दिया तो ये हो गया 20, यानी आपकी हाइट आ गई कितनी 20√3 मीटर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट आपके बुक में लिखा होगा वो देख करके यूनिट भी जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रो आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। सबसे पहला काम फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद कुछ ऐसे आपको देख लेना है, ठीक है। तो चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन का फिगर पहले से बना लिया है, क्योंकि बार बार बुक को पढ़ेंगे फिगर बनाएंगे तो उसमें दिक्कत होगी। आप सेंटेंस बुक का पढ़ते रहिएगा, मैं इसको समझा दे रहा हूँ कैसे फिगर बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा हुआ है कि एक पेडेस्टल पे क्या है, एक स्टैचू रखा गया है। तो पेडेस्टल पे स्टैचू है, यानी कि स्टैचू का ये हो गया, पेडेस्टल को पी कह दिया, ग्राउंड को जी कह लिया, तो ग्राउंड पे हो गया पेडेस्टल, पेडेस्टल पे स्टैचू हो गया, ठीक है। कह रहा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां से स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, और उसी पॉइंट से अगर पेडेस्टल को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। और क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बताना है। क्लियर, इतना ही क्वेश्चन बस कह रहा है, ठीक है। किसी को सेंटेंस आप देख लेंगे कैसे इंग्लिश में दिया गया, तो बुक है यहीं से पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको ये हाइट निकालना है, तो सबसे पहला काम कि हम इसको भी कुछ सपोज कर लेंगे, लेट कर लिया कि लेट एजी इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा क्या हो गया एक्स हो गया,
ठीक है। अब हम यूज करते हैं कि इन ट्राइंगल ए पी जी, इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करें tan 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर h हो जाएगा, अब बेस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 हो गया, h बाई x आ गया, तो दिस मीन्स क्या होगा, दिस मीन्स h इज इक्वल टू x। ये पहला कंडीशन से आपको एक इक्वेशन मिल गया या एक वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा हम चलते हैं किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एस, इस ट्राइंगल में फिर से वही अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। तो जब 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जा रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा टोटल एंगल, ठीक है। तो टोटल एंगल लेंगे तो अब की बार परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x, वैसे ही रहेगा। tan 60 की वैल्यू क्या हो गया, √3, ठीक है, बाई 1 अपने मन से लिख ले रहे हैं, इक्वल टू, अब h को चाहे x लिख लिया जाए, चाहे x को h लिख लिया जाए, क्योंकि h ही हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, h रहने देंगे, प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी क्या कर दिया, h कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3h आ गया। अब h को एक साइड में कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, तो हमने इधर कर लिया, तो 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h, दैट इज h कॉमन कर लिया, तो 3 माइनस 1, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दें, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, तो फाइनली आ गया 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, यानी इसको हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर में भी ये आंसर नहीं दिया होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, अब √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, तो 1.732 में 1 जोड़ के इंटू मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 0.8, आपका एग्जैक्ट डेसिमल में आंसर होगा, डेसिमल में आ जाएगा। फिलहाल लगभग बुक में तो यहीं पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप पूरा कर लेंगे, अपने एनसीईआरटी बुक से आंसर चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 मैंने लिया हुआ है, तो 13 क्वेश्चन में भी इसी तरीके से समझा दे रहे हैं कि क्या बात कहा गया है, ठीक है। कह रहा है कि एक आपका लाइट हाउस है, ठीक है, वो सी लेवल से 75 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे कोई आदमी है वहां से कुछ देख रहा है, ठीक है। तो ये आपका लाइट हाउस हो गया, और ये आपका हो गया सी लेवल, यानी कि यहाँ के लिए हम ग्राउंड ही सपोज करते हैं, ठीक है, वो लेवल को ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जी हमने लिख दिया, यहाँ पे ये लाइट हाउस है, एल लिख दिया। तो यहाँ से कोई आदमी देख रहा है 2 शिप्स जिनका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ, डिप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या बनाया, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया है, लेकिन मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, क्योंकि पता है कि जब डिप्रेशन देखेंगे तो ये नीचे बनेगा, फिर ये बनेगा, तो फाइनली हम ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होता है, तो वो लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं कि ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपने बना दिया, बोला गया है कि 1 शिप इज जस्ट बिहाइंड द अदर, यानी कि एक शिप ठीक दूसरे के पीछे है, तो ये भी कंफ्यूजन, एक सेंटेंस जब आगे पढ़ेंगे इस बुक में तो ये क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं एक शिप इधर एक शिप इधर, पहले आप बनाएंगे तो हो सकता है मे भी कोई भी ले सकता है कि एक पीछे हो गया एक इस साइड में हो गया, लेकिन जब अगला सेंटेंस जैसे ही पढ़ेंगे तो बुक में बोला हुआ है कि 1 शिप इज जस्ट बिहाइंड द अदर, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन, आपको निकालना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, यानी दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए पहले तो जो डिस्टेंस निकालना है उसको x सपोज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लेट किया कि लेट s1 s2 इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है, और s1 g इज इक्वल टू y मान लिया, ये दो चीज आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा करके x कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने ये y ले लिया। अब दो ट्राइंगल यहाँ पे भी है, तो पहले एक बार ट्राइंगल यूज करते हैं, कौन सा, S1LG, ठीक है। इस ट्राइंगल में tan 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 75, और बेस कितना हो जाएगा y, 45 की वैल्यू क्या होगा 1 इज इक्वल टू 75 बाई y हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 75, y निकल गया, y की वैल्यू क्या हो गया 75 मीटर, ये भी आ गया।
अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल S2LG, इसमें हम अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा 75/x+y। देखो जब यहाँ से एंगल लोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब अप्लाई करने पे क्या है, 1/√3, इधर हो गया 75/x को x ही रहने दे, y को क्या लिख दिया 75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस 75 इज इक्वल टू आ गया 75√3। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगा 75√3 माइनस 75, ठीक है। क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 75 कॉमन कर दिया तो √3 माइनस 1। फिलहाल इतने पे भी आंसर हम छोड़ सकते हैं कि ये दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, लेकिन आंसर नहीं आ रहा होगा तो आप इससे आगे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएंगे। 75 1.732 माइनस 1 ये होता है √3 की वैल्यू होता है, ठीक है। तो 75 इंटू 0.732 ये मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आपका ये आंसर जो है मीटर में, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। वही वो थोड़ा सा टिपिकल है, अदरवाइज अब सारे क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के हैं, आप कर लेंगे। कौन सा है जो अच्छे बच्चे होंगे समझ गए होंगे कौन सा मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, कार वाला जो स्पीड और टाइम डिस्टेंस पे रिलेटेड है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को चलिए, हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15, ठीक है। 15 में हम यहाँ पे पढ़ते हुए फिगर बना ले रहे हैं, क्योंकि 2 बार से ऐसा 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, दोनों में ही पहले से फिगर बनाया हुआ था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। एक हाईवे है, ये आपका टावर हो गया जो इसके फुट की तरफ हाईवे जा रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये हाईवे हो गया, ये टावर हो गया, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे मैन है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आदमी है, मैन पोजीशन चाहे लिख लेंगे, यहीं पे टी हटा करके इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे तब टी कर ले रहे हैं, और ये पोजीशन हो गया मैन का हो गया, ठीक है, मैन पोजीशन। अब क्या कह रहा है कि एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री के डिप्रेशन पे कार को देख रहा है, तो डिप्रेशन तो ऐसे नीचे बनेगा, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए उसने एक कार को देखा, ठीक है, कार को यहाँ पे देखा, इस एंगल पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो डिप्रेशन यानी वही एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बना लिया, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, कार क्या है, अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर with a uniform speed, 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। 6 सेकेंड later, मान लो यहाँ पे 6 सेकेंड के बाद कार की पोजीशन यहाँ पे हो गई, तो अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री, और ये लगा है टाइम 6 सेकेंड का टाइम यहाँ लगा है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से कार को फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पे हमको टाइम जो लगेगा दैट इज 30 सेकेंड, ठीक है। तो हम इस टाइम को क्या कह दे रहे हैं कि 30 सेकेंड का टाइम मान लो लग रहा है, ठीक है। सपोज दैट कि द टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फुट इज 30 सेकेंड, ठीक है। अब कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, हम चलते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको कि कैसे अब ये होगा। तो हमें पहले दिया है यूनिफॉर्म स्पीड से, यहाँ पे ध्यान दिए होंगे मैंने 13 को भी इरेज नहीं किया हुआ है, ठीक है। 13 में नेक्स्ट पिछले वीडियो में बता रहा था, तो वो क्या है कि आप यहाँ पे 30 और 40 दिया हुआ है, कौन सा एंगल 30 होगा कौन सा 40 होगा ये नहीं बताया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप जितना ही बिल्डिंग के नजदीक जाएंगे आपको पूरा ऐसे देखना पड़ेगा, आंख बहुत ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, यानी जितना नजदीक रहेंगे उतना एंगल ज्यादा रहेगा, जितना दूर रहेंगे उतना एंगल कम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो आप इसको अपने कॉन्सेप्ट से ही बनाएंगे कि कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन में आते हैं, हमने पहले सपोज किया कि लेट स्पीड ऑफ कार
इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब बताएंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यानी कि c1 जो है ये डिस्टेंस है, c1 क्या है, डिस्टेंस है, कितना यहाँ पे, तो स्पीड x हो गया, टाइम 6 हो गया, दैट इज 6x मीटर, कितना ये हो गया। अब बढ़ते हैं यहाँ से कि c1t कितना होगा, तो यहाँ भी स्पीड x हो जाएगा, टाइम मैंने t कहा है तो कितना हो गया xt मीटर, ये दोनों निकल गया। अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं एक बार, इन ट्रायंगल C1MT, यहाँ पे t पॉइंट है, ठीक है, C1MT, इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, तो ये हमको लिख लेंगे MT अपान क्या हो जाएगा XT हो गया, ठीक है। tan 60 की वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया √3/1 कर लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो MT की वैल्यू कितना आ जाएगा, XT √3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, CMT, इस ट्रायंगल में आप अप्लाई करिए tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू अब की बार क्या होगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, लेकिन अब बेस बढ़ जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा 6x, जो कि आप यहाँ निकाल चुके हैं इस डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस कितना था, xt था। यहाँ पे भी आप tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब की बार आएगा आपका √3MT इज इक्वल टू 6x प्लस xt आ जाएगा, ठीक है। दोनों से ही या MT की वैल्यू यहाँ ला के हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बाई यूजिंग 1 तो ये हो जाएगा √3 और MT की वैल्यू क्या है XT, √3 इज इक्वल टू, यहाँ से हम x कॉमन कर ले रहे हैं तो 6 प्लस t हो गया बाई यूजिंग फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का यूज कर दिया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देख भी रहे हैं कि इस x से x कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 3t इज इक्वल टू 6 प्लस t, ठीक है। अब ये आप थोड़ा सा यहीं पे देख लेंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अब नहीं है, ये इधर आकर के कितना हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 6 आ गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड, यानी अब उसको वहाँ उस पॉइंट से और वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सारी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और जो दिक्कत आएगी